हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। जिसे सुनकर करण अपना सिर हिला देता है तो चित्रांग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं कशिश एक नज़र करण को देखने के बाद चित्रांग से बोला, मेरी बेटी के नामकरण रक्षाबंधन के बाद मैं अपनी पूरी फैमिली और नित्या के साथ कैप्टन शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए मुंबई का सारा बिजनेस मैं तुम्हारे अंडर ट्रांसफर कर रहा हूँ। चित्रांग कशिश की बात सुन हैरान होते हुए बोला, मुझे जरूरत नहीं है। करण चित्रांग की बात सुनकर कशिश पर कटाक्ष करते हुए चित्रांग से बोला, अबे रख ले, जो कुछ भी उनके चाचा जी ने किया ना, और नित्या मित्तल के बाप ने तेरी माँ के साथ उन सब का कर्ज चुका रहे हैं। तुझे मित्तल खानदान के बिजनेस में हिस्सा देकर रख ले। कशिश करण की बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम निहायत ही बदतमीज हो। करण अपना सिर हिलाते हुए बोला, जो मेरे लिए तमीज़दार है मैं उनके लिए बहुत तमीज़दार हूँ, इसलिए मुझे तमीज़ मत सिखाओ। कशिश घूरकर करण की तरफ देखने के बाद चित्रांग की तरफ देखते हुए, तुम मेरी बुआ के बेटे और मेरी बुआ का मित्तल परिवार के जायदाद में पूरा हक है, लेकिन अब बुआ नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज़ चित्रांग एक्सेप्ट कर लो। कशिश की बात सुनकर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर, उस प्रॉपर्टी के लिए मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जिसे सुनकर कशिश कुछ कहता उससे पहले ही मृत्युंजय अंदर आते हुए, कोई भी चीज़ अगर बिना किसी एफर्ट्स के मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए। मृत्युंजय को देखकर करण का मुंह बुरी तरीके से बन जाता और वो चित्रांग के जेब से उसका फ़ोन निकालकर उसमें स्क्रॉल करने लगता है और उसकी तरफ उसकी इस हरकत को मृत्युंजय एक नज़र देखने के बाद इग्नोर कर देता है। वहीं चित्रांग मृत्युंजय की बात पर कहता है, मुझे मुफ्त में मिली हुई चीज़ें नहीं पसंद। जिसे सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम सारंग परिवार के बेटे हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, तुम्हारी 2 बहनें हैं, सोच लो उनके लिए क्या लेना चाहते हो। चित्रांग मृत्युंजय की बात सुनकर करण की तरफ एक नज़र देख कर बोला, हम कल शाम की फ्लाइट से वापस रशिया जा रहे हैं। करण चित्रांग की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और कुछ पल चुप रहकर कहता है, अबे चित्रू, अगर मैं बिना अपनी बीवी के गया तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। जिसे सुनकर चित्रांग करण को घूरते हुए बोला, अबे कुत्ते, तू खुद तलाक लेना चाहता है और अब यहाँ पर बकवास कर रहा है। चित्रांग की बात पर करण अपने दांत दिखाते हुए सोच रहा था, मैं दूसरी शादी कर लूँ। कशिश करण की बात पर अपने दांत पीसते हुए, मेरी बहन के साथ तुम्हारी अभी तलाक नहीं हुई और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो। करण कशिश की बात पर कन्फ्यूज होते हुए बोले, क्या दूसरी शादी की बात करना गलत है? लेकिन क्यों? चित्रांग करण को चिमटी काटते बोले, अबे चुप ना। करण चित्रांग को इग्नोर कर कशिश की तरफ देखते बोले, जिस भी लॉयर से तलाक के पेपर रेडी करने के लिए कहा, जल्दी करने के लिए। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और वंदना, आरोही और सूर्या अंदर आते हैं। वंदना को देख कर करण मुस्कुराते हुए, हाय मॉम। वंदना सूर्या की तरफ एक नज़र देखने के बाद करण के पास जाकर उससे कान को पकड़ते हुए बोले, तुमसे कितनी बार कहा है तमाशा मत क्या करो, तुम्हें गोली कैसे लेंगे। करण अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आउश, आह मॉम, दर्द कर रहा है। वंदना करण के कान को छोड़कर उसके सिर पर टपले मारते हुए, इडियट, हमेशा से बदमाश थे तुम, यही सिखाया मैंने तुम्हें। करण अपने सिर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, मॉम प्लीज़ क्लैम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूर्या करण के सामने आकर बोले, तुम पर गोली किसने चलाई और तुमसे कहा था ना इंडिया जाकर कोई तमाशा नहीं करना है। करण सूर्या के बात पर उन्हें देखते हुए, डैड आप तो मॉम से भी ज़्यादा अजीब साउंड कर रहे हो और गलती से बुलेट लग गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरोही करण के बिस्तर के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए, यार ब्रो, बेड तो काफ़ी कंफर्टेबल है। करण आरोही के गले में अपनी बाहें डाल उसकी तरफ देखते हुए, तू कहे तो दहेज में तेरे लिए भी हॉस्पिटल का बेड दे देता हूँ, अगर तुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है तो। आरोही करण के पेट पर अपनी कोहनी से मारती है तो करण दर्द से चीख उठता है, जिस पर सूर्या आरोही को देखते हुए कहती है, तुमने पनिशमेंट पूरी कर ली, चलो खड़ी हो जाओ। मृत्युंजय खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर बोरियत से ऋतिक के पास आकर बोला, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? तो आप ही चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं? ऋतिक ने पूछा, जिस पर मृत्युंजय मुंह बनाते उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला करण से बोला, बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली आ चुकी है तो हमें इजाज़त चाहते। वंदना ऋतिक की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। जब उसकी नज़र मृत्युंजय और कशिश पर जाती है, वही कशिश खुद भी वंदना को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कशिश के चेहरे पर कंफ्यूजन को देखकर वंदना उसके सामने आ मुस्कुराते हुए, वंदना तुम्हारी बुआ की फ्रेंड। वंदना के बताने पर कशिश को याद आता है और वो उनके पाँव छूते हुए कहता है, नमस्ते आंटी, मैं बस आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था। जिसे सुनकर वंदना मुस्कुराते हुए चित्रांग की तरफ इशारा करके बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ये कौन है। वंदना के बाद कशिश अपना सिर हिलाकर बोला, जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि चित्रांग मेरा भाई और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यह कहते हुए कशिश अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, जिसे देखकर वंदना उसके हाथ को पकड़कर नीचे करते हुए कहती है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कशिश, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा सुहाना से कितना प्यार करते थे, अगर वो जिंदा होते तो सुहाना की वो हालत नहीं होती। कशिश नम आंखों से वंदना की तरफ देखते हुए बोला, शायद पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब सहना न पड़ता।
वंदना कशिश की बात पर अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, जो भी कुछ हुआ वो एक बीता हुआ कल था। अगर हम उसे लेकर खड़े रहेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। कशिश वंदना की बात पर अपना सिर हिला देता है तो वंदना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर शारंग। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, हेलो मिसेज चावला। मृत्युंजय के एटीट्यूड को देखकर वंदना हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे स्वर में टॉप 10 बिजनेसमैन होने का घमंड साफ झलकता है। जिसे सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, घमंड भी तो वही करता है मिसेज चावला जो कि उस घमंड का हकदार होता है। मृत्युंजय की बात सुनकर आरोही वंदना की तरफ देखते हुए, टॉप 10 का बिजनेस में तमीज़ तो सीख ले। जब किसी लड़की को अपने एटीट्यूड के बराबर का आदमी मिलता है तो उसका ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता और आपके भी इसी चीज़ की प्रॉब्लम है मिस चावला। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिस पर आरोही मृत्युंजय को घूरने के बाद चित्रांग की तरफ देखते हुए बोले, हम सभी साथ में रशिया वापस चल रहे हैं। चित्रांग आरोही के बात पर कुछ कहता उससे पहले ही कशिश बोला, चित्रांग यहीं रहेगा, मैं उसे मित्तल इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। जिसे सुनकर आरोही कशिश से बोली, चित्रांग को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, उनके पास बहुत है। चित्रांग आरोही की तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। करण तिरछी नज़र से चित्रांग को देखने के बाद आरोही की तरफ देखता है जो कि अब गुस्सा से फटने वाली, जिसे देखकर करण बीच में आते हुए सब लोगों से बोला, क्यों न इस बार रक्षाबंधन इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए। आरोही करण के बीच में बोलने पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो ब्रो, आप चित्रांग के बगैर नहीं रह पाते तो आप इतनी आसानी से उसकी इंडिया में स्टे करने वाली बात कैसे मान गए। जिसे सुनकर करण आरोही से बोला, ये एक न एक दिन होना था आरोही, क्योंकि चित्रांग की फैमिली इंडिया में रहती है। इतने दिनों से कहाँ थी उसकी फैमिली। अब इतने सालों तक चित्रांग हमारे साथ रहा और अब अचानक कोई भी आकर कहेगा कि उसकी फैमिली और हम चित्रांग को जाने देंगे, ऐसा नहीं होता। आरोही ने गुस्से में चीखते हुए कहा, जिसे देखकर चित्रांग आरोही से, मैं काफ़ी सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था आरोही, अब मुझे फाइनली मेरी फैमिली मिल चुकी है, इसलिए बस। आरोही अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर सूर्या से, आई डोंट फकिंग केयर, आई वॉन्ट चित्रांग डैड। करण आरोही की जिद को देखते हुए वंदना और सूर्या से बोला, मॉम डैड आरोही को समझाइए, चित्रांग उसे अपनी बहन समझता है। What does his thinking have to do with the bro? But I love him, right? आरोही ने करण से कहा, जिस पर चित्रांग आरोही से बोला, आरोही मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ, क्योंकि करण को मैं अपने भाई जैसा मानता हूँ और तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला और मैंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट किया। प्लीज़ तुम इस फीलिंग को चेंज करो। आरोही चित्रांग के बाद पर सूर्या की तरफ देखते हुए, डैड। सूर्या आरोही के हाथ को पकड़कर बोले, आरोही जैसे एक लड़की को हम किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, इसी तरह एक लड़के को भी हम ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। चित्रांग की फीलिंग की कद्र करो, उसकी फीलिंग की कद्र करो, मतलब उसके जाने दो, आप यही कहना चाहते। आरोही ने गुस्से में पूछा, जिस पर सूर्या अपना सिर हिला देते हैं तो आरोही अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। वहीं सारे सिचुएशन को देखते हुए कशिश मृत्युंजय के पास जाकर धीरे से बोला, अबे ये सिचुएशन तो बिल्कुल सुधांशु और नित्या जैसी लग रही है। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल वही जो तूने अपने साले के साथ किया, कशिश ने जवाब। जिसे सुनकर मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए, मैंने क्या किया था? कशिश बुरी तरीके से मृत्युंजय को घूरते हुए, किसी और को बेवकूफ़ बनाना मुझे मत बना, तूने खुद ध्रुवी के साथ उसका सेटलमेंट किया है। कशिश की पूरी बात सुनने के बाद मृत्युंजय उसे आंखें दिखाते हुए, अबे मेरा नाम मत ले, उन दोनों का मिलना कॉन्सिडेंस था और ध्रुवी का सुधांशु की तरफ अट्रैक्ट होना भी कॉन्सिडेंस था। मैंने कुछ नहीं किया है, चल मान लिया सब कुछ कॉन्सिडेंस था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिमाग चला यार, बेचारा फंस गया हमारा भाई, कशिश ने इंसेंट भरी आवाज़ में। जिसे सुनकर मृत्युंजय कुछ पल अपना दिमाग चलाने के बाद चित्रांग के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है तो चित्रांग उसकी तरफ देखने लगता। चित्रांग के नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय उसके कान में धीरे से बोला, तुझे मुझ पर भरोसा है? चित्रांग मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, 0% भी नहीं है। चित्रांग के बाद मृत्युंजय कशिश के पास जगह, उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं मदद करूंगा। कशिश आरोही की तरफ इशारा करते हुए बोला, अबे नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों मुंह बना रहे हैं? देख ले भाई, तेरे घर की बहू बन जाएगी। मृत्युंजय कशिश की बात पर आरोही की तरफ देखने के बाद अपनी गर्दन पूरी तरीके से नहीं में हिलाकर चित्रांग के पास आकर, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। चित्रांग कन्फ्यूज होते हुए, मदद? किस तरीके का मदद? तभी करूँगा जब तू बोलेगा कि हाँ मुझे आप पर भरोसा है। मृत्युंजय ने भाव खाते हुए, जिसे देखकर चित्रांग मुंह बनाकर, हाँ थोड़ा थोड़ा भरोसा है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसे पूरा करो। मृत्युंजय ने कहा, जिस पर चित्रांग फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, बोलो क्या कहना है। मृत्युंजय अपना बिजनेस ठीक करते हुए आरोही के सामने आकर बोला, मेरा भाई तुम्हें अपनी बहन मानता है और हम लोगों ने उसके लिए पहले से ही एक लड़की देख रखी है और बहुत जल्दी उन दोनों की सगाई होने वाली है। मृत्युंजय के बाद पर करण और चित्रांग
को झटका लगता है और चित्रांग मृत्युंजय से कुछ कहता है उससे पहले ही करण चित्रांग से कहता है, अबे साले तू तो दिन भर मेरे साथ रहता है, तूने लड़की कहाँ से पटा ली? चित्रांग बुरी तरीके से अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर मृत्युंजय से बोला, अरे मुझे मारना क्यों चाहते हो यार? चित्रांग की बात पर मृत्युंजय उसे आंखें दिखाते हुए, तुमने खुद मुझसे बात की थी इस बारे में और अब पलट रहे हो, मतलब तुम्हें आरोही से प्यार है? चित्रांग मृत्युंजय के बात पर हताश नजरों से करण की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे वो लड़की पसंद है जिस बारे में मृत्युंजय भाई बात कर रहे हैं। मृत्युंजय एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ आरोही को चैलेंजिंग भरी स्माइल के साथ बोला, मेरे भाई की शादी में जरूर आना। ऋतिक उन लोगों की तरफ देखते हुए आंखें रोल करके बोला, ड्रामेस्टिक फैमिली। वही करण चित्रांग की बात सुनकर बोला, तो ये सही है यार, तेरा घर वालों को मिलते ही दोस्त को भूल गया। वंदना करण के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहती और चित्रांग की तरफ देखते हुए कहते, चित्रांग हम तुम्हारी फैमिली है, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो बस एक बार याद कर लेना। चित्रांग वंदना के बात पर अपना सिर नहीं में हिला कर बोले, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप मेरी फैमिली हो, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं तो मर चुका होता, आप ऐसी बातें मत करो। वंदना अपना सिर हिलाते हुए करण की तरफ देख बोली, नित्या कहाँ है? वंदना के सवाल को सुनकर करण कशिश की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान के साथ कशिश की तरफ इशारा करके बोला, ये कह रहे थे कि ये हमारी शादी को नहीं मानते। वंदना करण की बात सुनकर कशिश की तरफ देखते हुए, नित्या और करण की शादी को नहीं मानती, क्यों? वंदना के सवाल पर कशिश करण को घूरने लगता है और खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नित्या करण के साथ नहीं रहना चाहती। कशिश की बात पर वंदना उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन नित्या 9 महीने तक करण के साथ काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से थी, उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, तो नित्या इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहता? आरोही इन लोगों की बात को सुनकर वंदना से बोली, लीव इट मॉम, अच्छी बात है, एक सिरदर्द भाई की ज़िंदगी से चली गई। करण आरोही की बात पर बोला, वो सिरदर्द नहीं थी आरोही, एंड यू डोंट नीड टू इंटरेस्ट इन माई लाइफ। आरोही करण की बात सुनकर चित्रांग की तरफ इशारा करते हुए, भाई जब ये आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता तो आप इसकी बहन के साथ क्यों रहना चाहते हो? करण आरोही के बाद पर फ्रस्ट्रेशन में सूर्या की तरफ देखते हुए, डैड इसे लेकर जाइए, बकवास बहुत करती है, मैं पीट दूंगा इसे, शट अप ओमन, स्टूपिड ओमन। सूर्या करण की बात को सुनकर बोले, मैंने तो अभी तक तुम्हारी बीवी को देखा नहीं, कोई बात नहीं, तलाक के दिन कोर्ट में देख लेना, करण ने जवाब दिया। जिसे सुनकर वंदना करण को घूरते बोले, बात तलाक तक पहुंच चुकी है और इस बारे में हमें पता भी नहीं है। करण वंदना की बात पर उसकी तरफ देखते बोले, मम 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 डैड हमेशा एक बात कहते हैं, अगर वाकई किसी की मोहब्बत हो उसे जाने दो, अगर वो लौट आए तो हमेशा के लिए तुम्हारे, अगर न लौटे तो समझो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। करण की बात पर वंदना कशिश की तरफ देखते बोले, मुझे एक बार नित्या से बात करनी है। करण वंदना के हाथ को पकड़ते हुए, मैंने उसे बहुत समझा लिया, मुझे और कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहिए मॉम प्लीज़। वंदना करण की आंखों में एक दर्द को देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, तो इस बार रक्षाबंधन इंडिया में सेलिब्रेट करना है? करण अपना सिर हिला देता है तो वंदना सूर्या की तरफ देखते हुए कहती है, हमारा छोटा सा घर रेडी करते हैं। सूर्या वंदना के बाद पर अपना सिर हिला देते हैं और आरोही के साथ वार्ड से बाहर चले जाते हैं। उनको जाने के बाद वंदना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, झूठ काफ़ी अच्छा था। मृत्युंजय वंदना की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर, जबरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते और एक उदाहरण तो हमारे सामने बैठा हुआ है। करण मृत्युंजय को लगातार घूरने के बाद इग्नोर करते हुए चित्रांग की तरफ देखकर बोला, मुझे अकेला रहना है। चित्रांग करण के बाद पर अपना सिर हिला देता है और वंदना बस वहाँ पर रुक जाती है और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मृत्युंजय चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, तुम मित्तल इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल रहे और इसके लिए मुझे कोई ना नुकुर नहीं चाहिए, आप मुझ पर हक जता रहे हो? चित्रांग ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मुझे अपनी फैमिली के लोगों पर हक जताने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। चित्रांग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देख कर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, मेरा मतलब मेरे घर में मेहमान आए हैं। ऋतिक के बात सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए वहाँ से चला जाता है और कशिश चित्रांग के कंधे पर थपथपा कर वहाँ से निकल जाता है। फिर ऋतिक चित्रांग की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत सारे तूफानों से लड़ने के बाद तुम्हें ये मुकाम मिला है, आगे आने वाली सुनामी से लड़ने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर ऋतिक मुस्कुराते हुए वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वहीं चित्रांग उसकी बातों को सोचने लगता है। इधर मृत्युंजय जब पार्किंग लॉट में आता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है। मृत्युंजय फ़ोन निकाल कर देखता है, उसे महक कॉल कर रही थी, जिसे देखकर मृत्युंजय जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से महक बोली, आते वक्त अभी के लिए कोल्ड मेडिसिन ले आइएगा और खुद भी खा लीजिएगा। महक के बाद मृत्युंजय से थोड़ी सी सिकनेस थी। अपना सिर हिलाते हुए बोला, महक क्या तुम अभी भी नाराज हो? महक मृत्युंजय के सवाल पर कुछ पल चुप रहकर बोली, मैं बस यही करने के लिए आपको कॉल कर रही थी। जिसे सुनकर मृत्युंजय बोला, चित्रांग के लिए रूम में रेडी करवा दो,
वो हमारे साथ सारंग विला में रहे। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ पल चुप रहकर बोली, रक्षाबंधन के दिन ही कशिश भाई के बेटी का नामकरण का फंक्शन पूरा कर देते हैं। महक के बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है तो घर आकर बात करते हैं। महक ओके कहकर कॉल कट कर देती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।